नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आज आपका चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत वीडियो नंबर 2 होगा। इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर से देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से। और आप अगर चैनल पर नए हों तो जरूर से चैनल से जुड़ जाइएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, इससे पहले मैंने आपको सभी समझा दिया है। अब यहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आंकड़ों का चित्रों एवं आलेखनों द्वारा प्रस्तुतिकरण के लाभ। क्या लाभ होते हैं जब हम किसी भी आंकड़ों को चित्रों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। मेरिट्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय डायग्राम एंड ग्राफ्स। क्या मेरिट्स हैं, क्या इसके लाभ हैं। आंकड़ों का चित्रों एवं आलेखनों द्वारा प्रस्तुतिकरण करने के निम्नवत लाभ हैं। क्या लाभ हैं, तो पहला लाभ देखिएगा, आंकड़ों को आकर्षक एवं प्रभाव युक्त बनाना। आकर्षक बन जाते हैं और प्रभाव युक्त बन जाते हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है। नीरस एवं जटिल आंकड़ों को रुचिकर एवं आकर्षण प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अगर आपने नंबर नंबर ही लिख दिए तो बच्चे उसमें अच्छी तरीके से इंटरेस्ट नहीं लेंगे। हमने आपको प्रीवियस के वीडियो में बताया था कि बच्चों को किस तरीके से आपको उसमें रुचि डलवानी है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षण आपको अपने जो डायग्राम्स हैं, अपने जो पिक्टोग्राफ हैं, उनको आपको बनाना पड़ेगा। बच्चों को एनवायरनमेंट से जोड़िएगा, बच्चों के जो वातावरण में पाया जाता है उस चीज़ से जोड़ करके मैथ को पढ़ाएंगे तो बच्चा अच्छी तरीके से उनको ग्रहण करेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, आंकड़ों का सरल और रोचक बनाना। ठीक है। आंकड़ों को कैसा बनाते हैं, सरल बनाते हैं और जिसमें रुचि पड़ सके बच्चों की उसके लिए रोचक बनाते हैं। विस्तृत एवं अव्यवस्थित, यानी जो बहुत ज़्यादा विस्तृत होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। अव्यवस्थित का मतलब जो सही तरीके से किसी क्रम में नहीं लगे होते हैं। आंकड़ों को चित्रों द्वारा बोधगम्य बनाया जाता है। चित्रों एवं रेखाओं द्वारा आंकड़ों को स्पष्ट एवं रोचक रूप उसको प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो हम इंटरेस्ट डलवाने के लिए बच्चों का ये सब चीज़ें करते हैं। ठीक है। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 3, इसके क्या लाभ है। स्पष्ट सूचना देने में सक्षम है। तो एकदम क्लियरेंस देता है, ये एकदम क्लियर इंफॉर्मेशन देता है। अव्यवस्थित आंकड़ों को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो हमको क्या करना होता है, उनको हमें एक व्यवस्थित रूप में ले जाना होता है। और देखिए, निर्जीव के समान होते हैं अव्यवस्थित आंकड़े। और अगर व्यवस्थित कर दिए, जैसे मान लो कि कोई नंबर्स लिखे हुए हैं, ऐसे मान लो 5, 1, 2, 4, 3, ये अव्यवस्थित आंकड़े हैं। तो अभी इनमें कोई अच्छी तरीके से इंटरेस्ट नहीं लेगा। बट अगर आपने इनको व्यवस्थित कर दिया, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो बच्चे का ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि उसने गिनती में पढ़ा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, पर उसने इस तरीके से नंबर्स नहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है, कि 5, 1, 2, 4 इस तरीके से ऑटम कोटम नहीं पढ़ा उसने। तो क्या है कि इसमें बच्चों को इंटरेस्ट लाने के लिए, अब मान लो हम यहीं पे क्या कर देते हैं कि एक बराबर मान लिया कि आपका कोई भी एक आदमी मान लिया हमने, इस तरीके से हमने एक मैन बना दिया। मैंने कहा एक का मतलब हो गया आपका एक आदमी। ठीक है, एक आदमी बना दिया हमने और कहा कि एक बराबर एक आदमी। तो बताओ, 2 बराबर 2 आदमी, 3 बराबर 3 आदमी। तो इस तरीके से बच्चा उसमें ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट लेने लगेगा, आर्ट बनाने लगेगा और इस तरीके से उससे मजा आएगा मैथ पढ़ने में। तो इस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाना है उसको, हमें एकदम रुचिकर बनाना होता है। देखिए, समय एवं श्रम की बचत होती है, समय की भी बचत होती है और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है। आंकड़ों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुतिकरण हम देते हैं, से उनके समझने में सरलता होती है और इससे समय और श्रम की क्या होती है, बचत होती है। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अगर हम चित्रों के माध्यम से बच्चों को अच्छी तरीके से समझाते हैं। विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी आपको बड़े बड़े लेक्चर मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बच्चों को चित्रों के माध्यम से अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, उन्हें ज्ञान दिया हुआ है, तो कम पढ़ा लिखा भी उनको अच्छी तरीके से सरलता से क्या कर सकता है, समझ सकता है आंकड़ों को। तो ये लाभ हैं। ठीक है। नंबर 6 देखिए, लिखा हुआ है नंबर 6 में देखिए, तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी। हम एक दूसरे में तुलना कर सकते हैं इससे। चित्रों द्वारा आंकड़ों की तुलना एक सरल रोचक कार्य हो जाता है। चित्रों एवं आरेखों की सहायता से 2 या 2 से अधिक प्रकार के आंकड़ों की सरलता से इनको हम तुलना कर सकते हैं। एक दृष्टि
में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को परिवर्तित करने की दृष्टि होती है। साड़ियन के इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो ऐसे ही हमने ऑटम बॉटम लिख दिए, तो उसमें इन चीज़ों का हम तुलना कर रहे हैं, तो हम तुलना कर सकते हैं जब उन्हें एक रोचक माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से सरलता से बना लेंगे, तब उन चीज़ों को अच्छे से सिखा सकते हैं। अधिक समय एवं स्मृति में बोल लगता है, अधिक समय तक स्मृति रहते हैं ये चीज़ें, ठीक है। अधिक समय तक हम इनको याद रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं, बच्चे भी याद रख सकते हैं। चित्रों एवं रेखाओं के प्रस्तुतीकरण के द्वारा अधिक समय तक ये चीज़ें याद रहती हैं, तो बच्चे अच्छी तरीके से अपने दिमाग में इन चीज़ों को बैठा लेते हैं और बहुत लंबे समय तक इन चीज़ों को बनाए रख सकते हैं। भविष्य के अनुमान में सहायक होते हैं, यानी अभी आपने कोई उनको फिगर बता दिया, बना के बता दिया कि देखिए कि हमने ये एक मैन बनाया, यहाँ पे एक हमने ये मैन बनाया बेटा, और एक मैन था वो आपका, यहाँ पे ये मान लीजिए एक मैन बना दिया हमने, और यहाँ पे जो एक मैन है ये आपका एक के बराबर है, ठीक है, एक के बराबर है। अब हमने कह दिया कि यही मैन अगली बार में, जैसे एक हटा के मैंने अगली बार में कह दिया कि यही इस मैन में 5 लोगों की शक्ति है बेटा, 5 लोगों की शक्ति है। तो यानी कि वो एक मैन बराबर 5 मैन भी सीख जाएगा कि एक मैन को हमने 5 मैन बना लिया है बराबर में। जब बड़े आंकड़े आएंगे तो उनको भी अच्छी तरीके से वो अनुमान लगा लेगा। ऐसे ही वो बहुत सारी चीज़ों का अनुमान लगा सकता है, ठीक है। तो ये भविष्य के अनुमान लगाने में ये सहायक होते हैं। देखिए दोष क्या है, हर एक चीज़ के कुछ अच्छे गुण भी होते हैं तो उसके दोष भी होते हैं। तो इसके डिमेरिट्स देखिए, आंकड़ों के चित्रों एवं आलेखों द्वारा प्रस्तुतीकरण के लिए निम्नलिखित दोष हैं। पहला क्या है? कम महत्व, ठीक है। जो व्यक्ति रेखीय प्रस्तुतीकरण के आदी होते हैं वे इसे अधिक महत्व नहीं देते, ठीक है। जो रेखीकरण से करना चाह रहे हैं वो इनको कम महत्व देते हैं। देखिए निश्चितता का अभाव होता है। ऐसी रेखीय प्रस्तुतीकरण में निश्चितता का अभाव होता है। इसमें पर्याप्त सूचना प्राप्त नहीं हो पाती, जैसे लंबी लंबी सूचना, बड़ी बड़ी सूचनाएं को हम इतनी आसानी से यहाँ पे जो डिनोट करने में, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो प्रॉब्लम फेस करते हैं जब उनको हम बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन को समझा रहे होते हैं, ठीक है। प्रवृत्ति एवं प्रदर्शन, ठीक है, उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, प्रदर्शन क्या होता है। तो रेखी चित्रों से प्रवृत्ति का ज्ञान होता है। इनसे न तो वास्तविक मूल्यों की जानकारी होती है और ना ही शुद्धता की जांच हो पाती है, ठीक है। अब देखिए भ्रमात्मक प्रभाव, इसमें भ्रम भी हो जाता है बच्चों को कभी कभी। इनसे प्रदर्शन के भ्रमात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। मापदंड में परिवर्तन करने की चित्रावली के आकार में बहुत अंतर पड़ जाता है। विभिन्न मापदंडों आंकड़ों में विभिन्न ढंगों से प्रस्तुत किया जाता है। इससे दुरुपयोग होना भी एक भ्रम की स्थिति को पैदा करता है कि कभी हमने एक आदमी बराबर 5 मैन मान लिए, कभी हमने एक टोकरी बराबर में उसमें 10 सेब मान लिए। तो इस तरीके से बच्चों को लगता है टोकरी सेब कैसे हो गई, या मतलब ये चीज़ ऐसे कैसे हो गई, इस तरीके से भ्रम में बैठ जाता है। देखिए सुंदरता पर अधिक बल होता है। इसमें देखिए क्या है, इसमें हम चित्रों को बहुत अच्छी तरीके से सजाते हैं, ठीक है। चित्रों को क्या करते हैं, अच्छी तरीके से सजाते हैं। रेखा चित्र बनाने में इसकी सुंदरता अधिक बल दिया जाता है। वास्तविक तथ्यों के भाव में प्रकट करने का प्रयास रुचि से नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अभी सीखी। अब देखिए चित्रों की सीमाएं होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं इनकी चित्रों की, वो हम सीखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ डायग्राम्स, प्रत्येक सांख्यिकी अनुसंधान में यह संभव नहीं, यह तो निष्कर्ष का साधन मात्र है, यानी इतना संभव नहीं है कि हर एक चीज का हम चित्र बना सकें, ठीक है। अब देखिए प्रस्तुत चित्रों का दुरुपयोग संभव है, यानी इनका दुरुपयोग भी हो सकता है। जो चित्र बनाए गए हैं उनका दुरुपयोग भी हो सकता है। इनके निर्माण में सतर्कता की कमी ये भ्रमात्मक एवं निष्प्रयोजन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, बताया था मैंने भी। इनसे संख्यात्मक प्रदर्शन संभव नहीं है, संख्याओं को, बड़ी बड़ी संख्याओं को प्रदर्शित करना संभव नहीं है। दो मूल्यों एवं सूक्ष्म अंतर को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना संभव नहीं है। एकदम बहुत ही माइनर सा डिफरेंस हम बता रहे हैं, तो चित्रों के माध्यम से नहीं बता पाएंगे। जैसे हमने कहा 1.2 1.3, इसमें देखेंगे तो माइनर सा डिफरेंस है। तो ये चीजें हम चित्रों के माध्यम से माइनर से डिफरेंस को नहीं समझा सकते, ठीक है।
अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, तो अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में जानेंगे। तो लिखा हुआ है, देखिए अनग्रुप्ड डाटा। तो अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, किसी जो संग्रह करता होता है, जो उनको कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने वाला पर्सन होता है, द्वारा प्रारंभ में संग्रह किए गए आंकड़े क्रमबद्ध या व्यवस्थित नहीं होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं, यानी अनग्रुप्ड डाटा होता है, इनको वर्गीकृत किया नहीं होता है। अब हम इनको वर्गीकृत करते हैं, ग्रुप डाटा करते हैं। जब अवर्गीकृत आंकड़ों को किसी उद्देश्य से परिष्कृत, व्यवस्थित या प्रस्तुत किया जाता है तो उन्हें हम वे वर्गीकरण आंकड़े क्लासिफाइड कहलाते हैं। जब हमको वर्गीकृत कर देते हैं तो उन्हें क्लासिफाइड बोल सकते हैं। चित्रालेख, प्रदर्शन अथवा पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ के माध्यम से जो हम समझाते हैं बच्चों को, सामान्य रूप से आंकड़ों का रेखीय निरूपण किया जाता है। इस प्रकार से के प्रदर्शन को चित्र प्रदर्शन अथवा पिक्टोग्राफ कहते हैं, चित्र के माध्यम से जो बनाते हैं। चित्र संकेतों द्वारा करके, प्रयोग करके चित्रों द्वारा निरूपित आंकड़ों तथा का चित्रालेखन संख्यात्मक आंकड़ों का पिक्टोग्राफ कहलाता है। संख्यात्मक चीजों को पिक्टोग्राफ में दर्शाना, मैंने बता दिया कि इसे एक नंबर बराबर मान लिया कि एक घोड़ा है, इस तरीके से। चित्रों को तकनीकी का विकास वियना निवासी डॉक्टर ऑटो न्यूरेथ ने किया था इस पिक्टोग्राफ का। ये वियना का रहने वाला था, ठीक है। अतः इस पद्धति को वियना पद्धति भी कहा जाता है। पिक्टोग्राफ को पूछ सकता है। इस पद्धति को आइसोटाइप मेथड भी कहा जाता है। इस रीति के अनुसार आंकड़ों को आकर्षण चित्रों की परिभाषा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इनको समझना सरल, इनका प्रभाव स्थायी होता है और इन्हें समझना सरल होता है, ठीक है, आसानी से हम इनको समझ सकते हैं। तो अब देखिए पिक्टोग्राफ हम कैसे बनाते हैं, ये चीजें हम सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए पिक्टोग्राफ बनाना, प्रिपेयर पिक्टोग्राफ। आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करने के लिए दिए गए आंकड़ों को विभिन्न विवरण के क्रम में ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधा खड़ा खड़ा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल बोलेंगे, रूप से लिखते हैं। उदाहरणार्थ दिनों के नाम, प्रतिदिन स्कूल में जाने वाले साधन, पैदल, साइकिल, स्कूल बस, रिक्शा, मोटरसाइकिल, इस तरीके से जो भी है। नंबर 2 देखेंगे तो एक बड़ी आयताकार आकृति में विवरण के अनुसार पंक्तियां बनाना। एक उपयुक्त पैमाना लेकर के प्रत्येक विवरण के सामने आंकड़ों के अनुसार चित्र पिक्टोग्राफ बनाते हुए, जैसे एक पौधा बराबर में बना दिया कितने 10 पौधे, एक बराबर में हमने 10 पौधे मान लिए। ऐसे ही 4 नंबर देखेंगे तो लिखा हुआ है ऊपर या नीचे पिक्टोग्राफ के शीर्षक लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए अब पूरा चित्र यहाँ पे बना के समझाया गया है, आसानी से आप समझ लेंगे। एक अलमारी में 5 खाने हैं, प्रत्येक खाने में पुस्तकें एक पंक्ति के रूप में रखी हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है विस्तृत जानकारी निम्नलिखित सूचिका में दी गई है। तो एक पुस्तक बराबर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यानी एक पुस्तक बराबर में एक पुस्तक ही है। तो पंक्ति 1 में देखेंगे तो कितनी पुस्तक हैं, तो गिन लो 1 2 3 4 पुस्तकें हैं। पंक्ति 2 में देखोगे तो कितनी पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर आपकी 5 पुस्तकें हैं। पंक्ति 3 में आप देखेंगे तो 2 पुस्तकें हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से पिक्टोग्राफ बनाते हैं चित्र। आगे देखेंगे तो पंक्ति 4 में देख लीजिए, पंक्ति 4 में आपकी बुक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 बुक्स हैं हमारी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 3 बुक्स। अब देखो क्वेश्चन पूछ लिया उसने। इसी तरीके से आपको पिक्टोग्राफ का चित्र बनाने के लिए दे दे, नंबर देगा तो नंबर में आप कोई भी चीज मान के पिक्टोग्राफ में दर्शा देंगे चित्र के माध्यम से। किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक तो मुझे अभी इसी में मिली पंक्ति नंबर 4 में, ठीक है। किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे कम है, तो इसमें देखो 3 है। ऊपर भी देख लेते हैं, ऊपर 1 में 2 है, तो देखिए पंक्ति नंबर 3 में केवल 2 ही है, तो इसलिए ये सबसे कम वाली है, पंक्ति 2 हो जाएगी। किस पंक्ति में 3 पुस्तकें हैं, तो 3 पुस्तकें कितने किस पंक्ति में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 पुस्तकों वाली पंक्ति है आपकी पंक्ति नंबर 5। सभी देखिए उत्तर नीचे दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उत्तर को भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके पिक्टोग्राफ में दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम कराएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। छोटे बड़े भाई बहनों को इससे जोड़िएगा ताकि वो भी अच्छे तरीके से इनको समझ सकें। ओके, थैंक यू दोस्तों।